वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद इजी। क्लास 12th में हम लोगों ने पिछली सीरीज़ में एटम्स, जिसमें एटम के स्ट्रक्चर और उसमें कैसे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, सारे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो से जो सीरीज़ शुरू होने जा रही है उसका नाम है न्यूक्लियाई, प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसका क्या साइज़ है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितने तरीके के क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियाई के आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और क्या क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिविटी, फिजन, फ्यूज़न, पूरी सीरीज़ में इन सब विषयों पे चर्चा होगी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे साइज़, शेप, डेंसिटी और हाँ क्लासिफिकेशन, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और शुरू से आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखें और हाँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जैसे जानते हैं कि एटम क्या है, उसके अंदर बहुत छोटे जगह में 99.86% तो उसका पोर्शन हॉलो ही है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से हमने देखा है ना। तो बहुत टाइनी स्पेस में न्यूक्लियस है, बहुत डेंस और बहुत छोटी जगह में है। तो न्यूक्लियस का साइज़ तो इतना छोटा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जब हम एटम का मास नापते हैं, जैसे कहते हैं एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमीटर से नापा जाता है, तो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, तो उसकी यूनिट क्या हम रखेंगे। तो एटॉमिक मास को नापने के लिए नॉर्मली किलोग्राम एक सूटेबल यूनिट नहीं है, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, उनका मास भी बहुत कम होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट या सिंपल AMU उसे कहते हैं, वो क्या होता है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज़ इट्स रिलेशन विद किलोग्राम। तो छोटी यूनिट जो एटॉमिक मासेस को नापने के लिए है वो AMU है। और AMU कैसे डिफाइन होता है, जो कार्बन एटम है जिसका मास नंबर 12 होता है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कि मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो जो कार्बन है उस कार्बन 12 का 1/12 कर दें उसके मास का। एक एटम ले कार्बन 12 का और उसका 1/12 पार्ट करें, वो है 1 AMU। क्या होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो वो 1.9926 इंटू 10⁻⁻26 kg होता है। kg में देखिए 10⁻⁻26 है ना, बहुत छोटा। तो उसका अगर हम 1/12 कर देते हैं तो 1.9926 इंटू 10⁻⁻26, ये जो 1/12 करने पर वैल्यू आती है वो आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो पूछा आता है कि 1 AMU में कितने kg होते हैं, तो आपको नॉर्मली ये याद रखना होता है कि इतने kg होते हैं। अब ये एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो किसी भी एटम के अगर हमें निकालना है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हर एक के एलिमेंट के एटम भी अलग अलग हैं, तो उनके एटॉमिक मासेस कैसे मेज़र किए जाते हैं। मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है कि एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये लगभग मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इंटीग्रल मल्टीपल में ही किसी भी एटम का मास लिखा जाता है। अब बात आती है कि हमने देखे हैं कि कुछ एलिमेंट्स उनका फ्रैक्शनल मास होता है, तो वो कैसे होता है। उनके एलिमेंट्स के एटम्स का मास, जैसे क्लोरीन का 35.5, तो ऐसे क्यों होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि न्यूक्लियस क्या है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है। तो अब न्यूक्लियस जो है, जैसा कि आपने देखा रदरफोर्ड मॉडल से निकला था कि बहुत छोटे कॉम्पैक्ट जगह में है ना, कितना हिस्सा है न्यूक्लियस का, साइज़ क्या है। अगर एटम का साइज़ है 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, तो उसका 10,000वां या 1,00,000वां हिस्सा ही तो है न्यूक्लियस। मतलब एक बड़े से क्लासरूम में सिर्फ एक डॉट पेन
लीजिए, आप उससे एक डॉट लगा दीजिए, पिन हेड, तो वो क्या है, न्यूक्लियस का साइज। और उसमें ही ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द एटम, उसका पूरा मास है और पूरा पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है बाहर। किस फॉर्म में, आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, माइनस में नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इतना ही लेकिन पॉजिटिव, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं उसके न्यूक्लियस के, और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो मास ऑफ न्यूक्लियस पूरा, जो पूरे एटम का 99.9% है वो है उसमें, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं क्या कहलाते हैं, वो एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे कि ये प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। फिर आती है बात कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का पूरा वेट अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो न्यूक्लियस का पूरा वेट उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के वेट के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये देखा गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जितने भी हैं उनका जितना भी मास है उसके अलावा भी उसका मास तो और ज़्यादा है। इसका मतलब कोई और पार्टिकल भी है और उस पर कुछ चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज में एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों का तो इक्वल एंड अपोजिट है, नंबर भी सेम है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो गया एटम। तो इसका मतलब एक पार्टिकल और है न्यूक्लियस में, और वो पार्टिकल कैसा है, न्यूट्रल। बस यहीं से डिस्कवरी शुरू हुई न्यूट्रॉन की। ये माना गया कि इसके अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो वो न्यूट्रल पार्टिकल क्या है वो हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे शुरू हुई। ये पहले जान लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई, क्योंकि न्यूट्रॉन भी तो हमें पता है आज कि न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल है। तो जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी ऐसे हुई कि साइंटिस्ट चैडविक ने 1932 में एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया, उसमें बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करी, बम्बार्डमेंट किया, और उससे जो रेडिएशन एमिट हुआ वो था न्यूट्रल रेडिएशन। अब तब तक न्यूट्रल रेडिएशन पता था सिर्फ फोटॉन के लिए कि फोटॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, एनर्जी पैकेट्स। तो अब ये न्यूट्रल रेडिएशन माना गया हो सकता है भाई फोटॉन हो, लेकिन फोटॉन की जो एनर्जी मोमेंटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसकी तो बहुत कम थी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया तो पाया गया कि नहीं, ये फोटॉन का न्यूट्रल रेडिएशन नहीं है। ये न्यूट्रल रेडिएशन अगर किसी लाइट एटम पर जैसे हीलियम के कोबाल्ट पे पड़ता है तो उससे नॉकआउट करता है प्रोटॉन, प्रोटॉन बाहर निकलता है। और इसकी न्यूट्रल रेडिएशन जो बेरिलियम से निकल रहा है आफ्टर बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसकी एनर्जी कम भी है। फोटॉन की जो न्यूट्रल रेडिएशन होता है उसकी एनर्जी मोमेंटम ज़्यादा होते हैं। बस चैडविक ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया और इस न्यूट्रल रेडिएशन को माना इट इज़ कंसिस्ट ऑफ न्यू पार्टिकल्स जो कि न्यूट्रल ही हैं, और उनका नाम दिया न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे न्यूट्रॉन्स की खोज हुई, और हाँ, इसी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज़ मिला। अब क्या था, प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, एक फ्री प्रोटॉन स्टेबल है, हाँ फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं है।
उसकी एवरेज लाइफ है अराउंड 1000 सेकेंड। पूछा जाता है न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो याद रखिएगा। और हाँ, न्यूट्रॉन इज हाउएवर स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई। अब हम आते हैं कि हम किसी भी एटम के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सारा पॉजिटिव चार्ज रखता है, अराउंड सारा मास रखता है, और एटॉमिक मास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये माना जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ एटम्स जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है। क्यों? अभी तो हमने पढ़ा कि जो एटॉमिक मास है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो हाइड्रोजन एटम का जो भी मास है वो उसके अंदर जितने भी पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो तो नंबर है ना। तो ये फ्रैक्शन में क्यों होता है ये हम जानेंगे आगे। अभी हम जानते हैं कि जो एटम है उस एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके कुछ डेफिनेशंस, फंडामेंटल डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे अगर हम किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। उसका रिप्रेजेंटेशन होता है Z से। तो हम उसको कैसे लिखते हैं कि अगर कोई भी हमें एटम दिखाना है तो उस एटम के मेनली हम उसके न्यूक्लियस को दिखाते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियाइड, स्पेसिफिक न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। मान लीजिए अगर वो X है तो यहाँ पर जो लिखी जाती है संख्या वो Z, यही है एटॉमिक नंबर। Z क्या है? Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर है। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियाई। और हाँ, यही जो यहाँ पर या कुछ बुक्स में यहाँ लिखा होता है, यानी ऊपर साइड में जो लिखा होता है वो होता है ए। ये ए क्या है? ए है मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या हो गया? किसका किसका मास है? नंबर ऑफ किसका किसका नंबर है? ये नंबर है, मास नहीं है। मास नंबर कहलाता है, लेकिन ये मास नंबर किसका है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस का पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एटम के चारों ओर, न्यूक्लियस में एटम के अंदर न्यूक्लियस चारों ओर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर था। फिर भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन के मास के अलावा मास किसका था? वो वही था इस न्यूट्रॉन का। हाँ, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन का। कभी कभी जब तक ना दिया जाए तो कभी कभी ऑलमोस्ट इक्वल ले लेते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को जानना जरूरी है। और वो AMU में या सिंपल यू में कितना होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6729 इंटू 10⁻⁻27 kg और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.6743 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसे हम यू में कैसे चेंज करेंगे? वही रिलेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उससे। और ये मासेस दिए रहते हैं न्यूमेरिकल के में सॉल्व करने के लिए। जब तक नहीं हो तब तक आपको कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो 1 AMU इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से। 1.67 तक तो सेम है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 43 है। अच्छा, तो अब जो A माइनस Z है, ये क्या है? A माइनस Z क्या कहेंगे इसे? यही तो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब आप देखिए, एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और A माइनस जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया, अगर किसी X एटम का न्यूक्लियस ये है तो उसमें ZA ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के लिए ये 16 है, ये 8 है, तो ये ऑक्सीजन में 8 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 8 ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर हम एटम की बात ना करके ऑक्सीजन एटम की ना बात करके ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और 16 माइनस 8, 16 क्या है, 16 है A, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर मिला के, तो 16 माइनस 8 क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप कुछ भी ले लो, अब लिथियम ले लो, लिथियम में आप देखिए ये 3 है, ये 7 है। अब बताइए कितने होंगे न्यूट्रॉन्स इसमें, 7 माइनस 3, कितने प्रोटॉन, 3, कितने न्यूट्रॉन, 4, मास नंबर 3 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, है ना। ये 3 प्रोटॉन ही का तो नंबर है, तो यहाँ से 3 माइनस कर दीजिए तो बचा 4, 4 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने इतना जान लिया कि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर मास नंबर कहलाता है, और सिर्फ प्रोटॉन्स का नंबर क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। अब क्या क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियाई का, डिपेंड करता है कि किसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, यानी कितना Z है और कितना मास नंबर है। तो डिफरेंट Z और A के बेस पर न्यूक्लियाई क्लासिफाइड किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स के बारे में। क्या है ये आइसोटोप्स, किसी भी एलिमेंट में जिनके न्यूक्लियाई में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों और डिफरेंट नंबर उनका हो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मिलाकर, यानी कि मास नंबर। याद रखिएगा, व्हाट आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स हैं किसी भी एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। अब ये आइसोटोप नेचुरली कैसे एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनका मास नंबर तो सेम है और एटॉमिक मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, वो अपने नेचुरल रेशियो में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखा गया सबसे पहले कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिले। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं 1H1, 1H2, 1H3। ऊपर क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखते हैं मास नंबर और नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। तो 1, 1, 1 तीनों में सेम ही तो है। और आइसोटोप्स हैं क्या, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो अब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कैसे याद करेंगे, सेम Z डिफरेंट A। अब होता क्या है कि जो नेचुरली एबंडेंस होती है, उपस्थिति होती है नेचर में, वो क्या होती है, जो रिलेटिव एबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स डिफर्स फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। एक एलिमेंट के कुछ कितने आइसोटोप्स होते हैं और ऑलमोस्ट हर एलिमेंट में माना जाता है कि वो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स है। जैसे हाइड्रोजन में 3 है, गोल्ड में तो 32 होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन के 3 हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस आपको याद रखना है कि आइसोटोप्स है क्या, इनकी क्या प्रॉपर्टी है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ में आप कैसे डिसाइड करते हो, उनका Z सेम है तो पीरियोडिक टेबल में उनकी सेम लोकेशन रहेगी। Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब उनका
इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, तो उन्हें केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकली तो हम सेपरेट कर सकते हैं आइसोटोप्स को। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी होती हैं कि ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और जैसे ये कार्बन के जो दो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, 12 14 क्या है फिर से बता दूं, वही मास नंबर, और 6 6 दोनों में Z है एटॉमिक नंबर। तो कार्बन 12 जो है वो तो स्टेबल होता है, और कार्बन 14 क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो कुछ आइसोटोप्स स्टेबल है, कुछ अनस्टेबल है, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई। हाँ, अब जो सारे वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस हैं फ्रैक्शन में, वो हम कैसे बताएं कि वो फ्रैक्शन में क्यों है? क्योंकि वो मिक्सचर हैं 2 और मोर आइसोटोप्स का। जैसे क्लोरीन में 2 हैं, आपको पता है क्लोरीन एटम में एक का मास नंबर है 35, एक का मास नंबर है 37, और उनकी नेचुरली अबंडेंस क्या है? जो 35 वाला है उसकी नेचुरली अबंडेंस जो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो है 75.4%। किसका? क्लोरीन 35 वाले का। और क्लोरीन जो 37 वाला है उसका कितना है? 24.6%। अब अगर हम क्लोरीन गैस बनाते हैं लैब में तो उसके हम मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन्हीं का तो वेटेड मीन होगा। वेटेड मीन का मतलब कैसे एवरेज हम मीन लेंगे, तो मीन वैल्यू वेटेड मीन की कैसे लिखी जाती है? जैसे ये 35 है तो 35 इंटू 75.4 प्लस 37 इंटू 24.6 और अपॉन 75.4 प्लस 24.6, ये कितना हो गया? 100 ही तो हो गया। इसकी वैल्यू आती है 35.5। और क्लोरीन में जो इसका फ्रैक्शन लिखते हैं ना, उसका एटॉमिक मास 35.5, वो कैसे हुआ एटॉमिक मास एलिमेंट का? वो इसी कुछ एटम्स जो होते हैं 35 वाले, कुछ है 37 मास नंबर वाले, उनकी नेचुरल अबंडेंस से ये 75.4% पाए जा रहे हैं, और ये कितने पाए जाते हैं? 24.6%। ऐसे नियॉन में होता है, नियॉन 20 और नियॉन 22 का उनका रेशियो होता है 9:1 का। तो नियॉन में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 इंटू 9:1 में हम 20/22 का वेटेड मीन लेके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कि हाँ आइसोटोप्स क्या हैं। तो आइसोटोप्स atoms of same element whose nuclei have same number of protons but different number of neutrons। और उनमें जो atomic weight हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? The atomic weight of an element is the weighted average of the masses of all the isotopes। जो अभी हमने ये निकाला, ये weighted mean कैसे कहलाता है? ये 35 उसका A और ये N1 कितनी परसेंटेज है? ये A2 मान लीजिए, इसका A1 और A2 रख दूँ, सेम एलिमेंट है क्लोरीन, और उसका N2 अपॉन N1 प्लस N2। मतलब इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो आप कैसे लिख रहे हो? A1 इंटू N1 परसेंटेज में है तो आपने ऐसे लिखा है, अदरवाइज आप इसको 0.754 कर दो, नीचे अपने आप 1 हो जाएगा ये। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, दूसरा कैटेगरी क्लासिफिकेशन में किसकी आती है? आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियॉन्स, ऐसे न्यूक्लियस जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो और डिफरेंट हो न्यूट्रॉन्स। मतलब क्या हुआ? क्या ये एक ही एलिमेंट के पार्ट्स हैं या नहीं? क्यों? डिफरेंट जेड का मतलब हो गया डिफरेंट एलिमेंट हो गया, सेम जेड का मतलब हो गया सेम एलिमेंट, उसके डिफरेंट एटम्स, उनका अबंडेंस अलग अलग। तो आइसोटोप्स में तो क्या था कि जो एलिमेंट है उसके कितने आइसोटोप्स हैं जिनका जेड सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। और आइसोबार्स में क्या हो गया? अलग अलग एलिमेंट, उनका मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर अलग अलग। तो उसको कैसे डिफाइन किया गया है? एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं और सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब सेम ए डिफरेंट जेड। अब न्यूक्लियाई ऑफ आइसोबार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के हैं, तो इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इनमें डिफरेंट होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो कैल्शियम और आर्गन, उनका मास नंबर तो 40 है, देखिए सेम ए लिखा है ठीक, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है 20 और 18। इसी तरीके से ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये ट्राइटियम और हीलियम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हम अगर देखें कि नीचे जो लिखी है संख्या वो सबकी अलग अलग लिखी है, ये क्या होती है जेड एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइसोबार्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और उनमें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी डिफरेंट होते हैं। अब थर्ड कैटेगरी बची, वो क्या है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, मतलब द न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको याद करने का तरीका क्या है कि जिसमें सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर हो वो आइसोटोप्स। इसका उल्टा कर दीजिए तो सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो वो क्या है आइसोबार्स। और ए माइनस जेड सेम हो, अलग अलग ए है अलग अलग जेड है, सेम क्या है ए माइनस जेड। और ए माइनस जेड किसका नंबर होता है न्यूट्रॉन्स का। तो आइसोटोन से नाम रखिए, नाम भी याद रखिएगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे लिथियम और बेरिलियम। इसमें आप देख रहे हैं कितने न्यूट्रॉन आएंगे, ये 7 है, ये 3, तो 7 माइनस 3 4। यहाँ पर बेरिलियम में 8 माइनस 4 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 आए। ठीक इसी तरीके से हर एक में आप चेक कर सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो हमने देखा 3 कैटेगरी क्लासिफिकेशन न्यूक्लियाई में, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइए अब चर्चा करते हैं न्यूक्लियस के शेप, साइज और डेंसिटी के बारे में। तो शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, थोड़ा बहुत डेविएशन भी जो अगर होता है तो नॉट मोर देन 10%। स्फेरिकल शेप के बाद आते हैं साइज पर। देखा गया कि न्यूक्लियस का अगर स्फेरिकल शेप है और मान लेते हैं उसकी रेडियस है r, ध्यान रहे ये न्यूक्लियस की रेडियस है ठीक, तो उसका वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन रदरफोर्ड ने किया और ये पाया कि ये जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मास नंबर के, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। बस इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम रखें तो 4/3 पाई r क्यूब जो वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। दिस इम्प्लाइज दैट r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो r क्या होगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ। और इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए जो रखा जाता है वो एम्पिरिकल, उसका फॉर्मूला है एम्पिरिकल कांस्टेंट r0 a टू द पावर 1/3। और हाँ ये r0 की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। जाहिर सी बात है कि अलग अलग न्यूक्लियस के लिए मास नंबर भी अलग अलग होगा, तो उसका रेडियस, उसका साइज भी अलग अलग होगा। तो ये तो हो गया उसके साइज के बारे में, है ना। तो हर न्यूक्लियस का साइज कैसे निकाल, स्फेरिकल मानकर हम उसके रेडियस को मास नंबर से कैसे रिलेट करते हैं, ये है इसके न्यूक्लियस के साइज का फॉर्मूला। अब आते हैं डेंसिटी पर। आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हम किसकी डेंसिटी की चर्चा करने जा रहे हैं, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी के लिए हम न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियर मास लेंगे और वॉल्यूम। तो अगर हम डेंसिटी को शो करें इससे रो से तो क्या लिखेंगे हम, न्यूक्लियर डेंसिटी, है ना। और न्यूक्लियर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिख सकते हैं अपॉन न्यूक्लियर डेंसिटी, ये सिंबल है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस को अभी तो मैं वर्ड्स में लिख रही हूँ, जैसे ये मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसका है, न्यूक्लियस का, तो हर एक जगह आप लिखोगे मास ऑफ न्यूक्लियस
और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखोगे? मास नंबर इनटू AMU, है ना, और अपॉन AMU ही तो है न्यूक्लियस के मास को मेजर करने की, और A क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का नंबर इंटू एक न्यूक्लियॉन का जो मास है मल्टीप्लाई कर देंगे, तब मास ऑफ न्यूक्लियस आएगा, ध्यान रखिएगा। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वही 4/3 πr³। अभी हमने देखा था कि जो साइज था वो साइज किसके बराबर था? R = R0 A⁻⁴ है ना। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3A × AMU, है ना, 1 AMU आप लिख दो, तो खाली 1 नहीं लिखते तो AMU लिखा, अपॉन 4 πr³ की जगह क्या हो जाएगा? R0³ A। ध्यान रहे, देखिए R³ करेंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा और यहाँ क्यूब से A खाली हो जाएगा, 1/3 × 3। अब आप देखते हैं कि A से फ्री हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी का एक्सप्रेशन है, इट इज फ्री फ्रॉम मास नंबर। तो मास नंबर अलग अलग है तो अलग अलग न्यूक्लियाई हुआ ना, तो हर न्यूक्लियाई के लिए ऑलमोस्ट ये सेम होती है उसकी डेंसिटी। और होती कितनी है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करिए तो आपको कितना अचंभा लगेगा कि ये अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी की, तो 3 × 1 AMU की जो भी वैल्यू होती है वो आप अगर यहाँ पे रख दोगे तो 1.66 × 10⁻27 kg होती है, और अपॉन 4 × 3.14 पाई की वैल्यू R0 कितनी है? 1.2 × 10⁻⁻15 का क्यूब, R0³ है ना। ये वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 2.3 × 10⁻17 kg/m³। ये वॉल्यूम है तो ये मीटर³ में था यहाँ पे, तो kg/m³। अब आप सोचो, जो एटम है इतना बड़ा साइज कि उसका 10,000वां से लेके 1,00,000वां हिस्सा तक का साइज होता है न्यूक्लियस का। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि आप एक जिस क्लासरूम में बैठे हो, उस क्लासरूम में बस एक डॉट पेन की, बॉल पेन की नोक, पिन हेड, उसका साइज है न्यूक्लियस का साइज। और उतने छोटे साइज की डेंसिटी आप देख रहे हैं। ऑर्डर क्या है? 10⁻17। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻3। उससे भी 10⁻14 टाइम्स मोर। तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि न्यूक्लियस कितना कॉम्पैक्ट, कितना डेंसली कंसंट्रेटेड होता है, कितनी छोटी सी जगह में पूरा का पूरा मास कैसे समाया होता है, और कितना, इसीलिए तो कहते हैं कि 99.9% of the mass of whole atom is inside the nucleus। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात की जाए तो 9 × 10⁻⁻31 kg होता है। तो ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हम एटम के मास को कभी कभी हम मान ही लेते हैं, एटॉमिक मास AMU में जो लिखते हैं, कि उसमें हमने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया है। तो आज हमने देखा कि जो न्यूक्लियाई है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, उनका क्या मास है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई क्या है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।